MBBS, the eminent professors and faculty of this college, and dear students. First of all, I would like to thank Honorable Principal of the college, Professor Manjula Upadhyay ji, to giving this opportunity. In fact, this program was suddenly scheduled yesterday evening, and I also aware the problem and consequences organizing such programs all of a sudden. And in fact, all the organizing committee deserve a compliment for organizing this program in such short schedule. I also appreciate the enthusiasm of Professor Upadhyay and affirmation by Professor Anuj ji. कल दोपहर तक कुछ प्रोग्राम ही नहीं था इसका, और शाम को आफ्टर लंच हम लोग बैठे, प्रोग्राम का अनाउंस हुआ, और शाम को 4-4:30 बजे के बाद ये निर्णय हुआ कि कल ही प्रोग्राम करा। और इसीलिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप ही लोग प्रोग्राम करा सकते हैं। अगर मेरा कॉलेज होगा तो सबसे पहले किनारे हटने में मेरे प्रिंसिपल होते, कह रहे यार इतनी जल्दी कौन कराता। पर इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इतनी जल्दी आपने इस कार्यक्रम को आयोजित कर लिया। और हमसे पहले हमारे वरिष्ठ भाई, इन्होंने G20 पे सब कुछ बोल दिया, तो कुछ बचा ही नहीं बोले, और इतने डिटेल में बोला, तो थोड़ी बहुत बातें जो इससे रिलेटेड हम उनको आपसे शेयर करने का प्रयास आपसे करता हूँ। एक तो आप इस G20 का लोगो देखें, और इसके साथ इसकी एक थीम दी हुई है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, और साथ में वसुधैव कुटुंबकम हिंदी में लिखा है। वसुधैव कुटुंबकम अपने आप में पर्याप्त था, इट वॉज एनफ टू स्टेट वसुधैव कुटुंबकम, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और कुछ ऐसा ही जैसा हम लोग हर चीज़ की ब्रांडिंग करते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आप कहें कि आई हैव टेकन नाचोस विद सालसा विथ राइस जूस एंड विथ लेमन ग्रास, तो उसका जो रेट होगा वो 400-500 रुपये का बिल आप दे देंगे। लेकिन हिंदी में कहते कि अरे वो खस्ता खाया था चटनी के साथ, चावल का माड़ पिया, ऐसा ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी। तो ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की जगह अपने थीम को यहाँ पे रखा है। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, और ये प्रेसिडेंसी हमें इस पूरे वर्ष के लिए मिली, और जिस तरह से एक वर्ष तक आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, आने वाले एक वर्ष तक हम लोगों को इस G20 के बारे में ही हर जगह कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि शायद नवयुग कन्या महाविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा महाविद्यालय हो रहा है जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला बना है कल। इसकी रिपोर्ट भी हम लोग अनुरोध करते हैं प्राचार्य मैडम से कि इसकी रिपोर्ट बना के प्रशासन तक भेजे कि ये कॉलेज प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज है जो G20 के इस तरह के कार्यक्रम कल के बाद तुरंत हम लोग, मेरे ख्याल से 24 घंटे भी नहीं हो रहे हैं, और ये कार्यक्रम आपके यहाँ ये आयोजित हो रहा है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, पर G20 के बारे में इसका ज़रूरत क्या थी, या हम लोग क्यों मना रहे हैं, आने वाले एक साल क्यों इसको देने वाले हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि G20 के जो सदस्य देश हैं, जो टोटल इसके मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में G7 कंट्रीज हैं, जो सबसे पावरफुल नेशंस हैं वर्ल्ड, वो G7 के सदस्य देश इसके मेंबर। ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स के मेंबर भी इसके सदस्य। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी इसके सदस्य। और इसीलिए जब हम लोग G20 की बात करते हैं तो विश्व की GDP का 85% इस G20 से रिलेटेड, 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस G20, और विश्व की जनसंख्या का 2/3 से अधिक हिस्सा इस G20 से संबंधित है, जैसा डॉक्टर अनूप जी ने बताया। तो इतने बड़े परिदृश्य में और इतने बड़े जो हमारा फोरम है, इसकी अध्यक्षता करने का जो अवसर है वो भारत को प्राप्त हो गया है।
तो भारत सरकार का उद्देश्य ये है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री का उद्देश्य ये है कि जब विश्व के अन्य देशों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो तो वहाँ हम अपने स्ट्रेंथ को दिखा पाएं। अभी तक जो छवि थी भारत की कुछ वर्षों पहले तक, जहाँ हम एक बैकवर्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन के रूप में जाने जाते थे, अब हम दुनिया के देशों को अपनी स्ट्रेंथ दिखा पाएं और हर जगह वो प्रदर्शित करें। इसका एक उद्देश्य लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनूप जी ने बताया कि जैसे हम लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया G20 का, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि G20 एक जन भागीदारी कार्यक्रम, जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें जन भागीदारी का बड़ा सहयोग महत्व है। और जन भागीदारी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कल्चरल एम्बेसडर का रोल दिया गया है। यानी आप ये जो डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे हैं, ये जो इस तरह के लेक्चर हो रहे हैं, कई और प्रेजेंटेशन होने हैं, कई और तरह की भागीदारी है, उसमें जो हमारे अलग अलग विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के विद्यार्थी हैं उनको कल्चरल एम्बेसडर की भूमिका दी गई है। और इसीलिए आपसे हम लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं कि आप केवल हम लोग G20 के एम्बेसडर नहीं, आप कल्चरल एम्बेसडर हैं उसके, और इसलिए आपको आपके साथ इंटरेक्ट होना, आपको इसके बारे में जानकारी देना, ये दायित्व दिया गया है। क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के कई सिम्पोजियम होने हैं, कई सेमिनार होने हैं, कई अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियाँ होनी हैं, अलग अलग प्रकार के पोस्टर, तमाम इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन किया जाना है। तो इसी संदर्भ में सरकार ने ये कहा कि तमाम ऐसे छात्र या छात्राएँ हैं उनको इस बारे में जानकारी दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको समझाया जाए कि G20 का महत्व क्या है। और महत्व आपने इसके साइज को देख के समझा होगा कि कितनी बड़ी ये संस्था है। प्रधानमंत्री ने कई अपने आर्टिकल्स में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई अपने आर्टिकल्स में शेयर किया कि G20 की जो प्रेसिडेंसी भारत को मिली है इसका उद्देश्य क्या है। और उन उद्देश्यों में उन्होंने बताया कि द एम ऑफ प्रेसिडेंसी will be inclusive, ambitious, action oriented and decisive। ये चार प्रमुख क्षेत्र होंगे, चार प्रमुख एरिया होगा जिसमें G20 काम करेगा। आज जो विश्व के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं उसमें एक जलवायु परिवर्तन, टेररिज्म, और अभी जो हाल में कोरोना पेंडेमिक आपने देखा, ये मुख्य समस्याओं के रूप में सामने आया है। इन सभी समस्याओं का कोई देश अकेले या अलग अलग सामना नहीं कर सकता, और इसीलिए इन समस्याओं से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम सब आपस में सभी देश मिलकर इसके लिए कार्य करें। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा कि जो हमारे समाज के युवा हैं उनको जोड़ के जन भागीदारी के माध्यम से हम लोग इस G20 कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। और इसलिए सभी को इसमें शामिल करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया और ये भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ लेक्चर आयोजित करेंगे और अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होंगे कॉलेज में, और हम लोग उसी प्रक्रिया में चल भी रहे हैं। G20 के कॉन्सेप्ट में देखें तो चूँकि बहुत ज़्यादा डिटेल जो करना है वो सब कुछ अनूप सर ने बता दिया, पर कुछ चीज़ें हम आपको और जोड़ना चाहेंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दो चीज़ें इसमें इंक्लूड की। एक तो W20 का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, और W20 का कॉन्सेप्ट है विमेन लेड ग्रोथ इन इंडिया। भारत के विकास को महिलाओं के विकास के साथ या महिलाओं के विकास के साथ भारत का विकास करना। तो W20 का एक कॉन्सेप्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, विमेन लेड ग्रोथ, ये एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा उन्होंने दिया स्टार्टअप 20 का कॉन्सेप्ट, कि जो स्टार्टअप इनोवेशन जिसको हम नवप्रवर्तन कहते हैं, नवप्रवर्तन करना देश में। और स्टार्टअप चूँकि भारत में बड़ी तेज़ी से सक्सेसफुल स्टार्टअप रहे हैं और कई हम लोगों ने देखा कि उसमें कई हम लोगों के सफल कंपनियों के रूप में स्टार्टअप रहे हैं, तो उनको प्रमोट करना, ये दो एक्स्ट्रा जो टारगेट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेट किया। तो और भी कई हैं जिसमें कि B20 है, लेबर L20 है, कई इस तरह के ग्रुप हैं जो G20 के साथ एसोसिएट हैं।
पर इंडिया में जो दो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर लेके आ रहे हैं, उसमें एक तो W20 है जो विमेन लेड ग्रोथ है, और दूसरा स्टार्टअप 20 है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है G20 का, उसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है, और वो जो चीज़ें हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो SDGs के रूप में जाने जाते हैं, और उसमें कुल 17 पॉइंट हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने दिया था, और उन्हीं 17 पॉइंट्स के ऊपर ही ये G20 फोकस करने वाला है, और उनका हम कैसे निराकरण करें इसी के लिए पूरा प्रोग्राम रखा गया है G20 का। और उन 17 पॉइंट्स में एक जो पहला पॉइंट है वो है नो पॉवर्टी। गरीबी कहीं नहीं होनी चाहिए, गरीबी जहाँ भी उसको हटाया जाए, नो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है। और ये लेकिन समस्या ये है कि हम लोग गरीब किसको मानते हैं, और गरीब सही में क्या परेशान है क्या? अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले एक बड़े रिनाउंड प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, हम लोग उनके घर में बैठे थे और वहीं चर्चा हो रही थी क्या गरीब को कोई समस्या होती है क्या, और गरीब कौन है, और गरीब कौन होने से पहले ये जान ले कि अमीर कौन है, और अपने आप से आप पूछ लीजिए कि क्या आप अमीर हैं। तो गरीब कौन है पहले तो यही पता चल रहा है, क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ गरीबी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी की बात करते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी के लिए तो सरकार अभी आप देखेंगे वो करीब 80,000 करोड़ परिवारों को अनाज दे रही है। निरपेक्ष गरीबी का मतलब जिसके लिए हमको पहचानना ही पड़ता कि ये गरीब है कि नहीं, देख के पता चल जाएगा वो गरीब आदमी। और बाकी जो है वो रिलेटिव सापेक्षिक गरीबी, और सापेक्षिक गरीब हर है। अगर आप सापेक्षिक गरीबी की तुलना करेंगे तो भारत में 99.9% लोग गरीब हैं, और आप किसी से पूछ लीजिए क्या वो अमीर है क्या, कितना भी पैसा, आप अंबानी से पूछिए ना वो अमीर है क्या, तो बताएगा नहीं हमारे ऊपर देखिए लोन कितना है। जितना अधिक अमीर है उसके ऊपर जो डेप्थ है, उसका जो लोन है उतनी ज्यादा है। तो अमीर कौन है, गरीब कौन है, लेकिन गरीबी को दूर करना, और स्पेशली गरीबी हो जो निरपेक्ष गरीबी हो, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो, उसको दूर करना, ये SDGs का नंबर 1 टारगेट रखा गया। दूसरा था जीरो हंगर, यानी भूखमरी ना हो, सभी को भोजन मिले, और इसीलिए चूंकि पॉवर्टी और हंगर दोनों लगभग रिलेटेड है, और भारत में सरकार ने पैंडेमिक के बाद से लगातार जिसको हम लाभार्थी वर्ग के रूप में जानते हैं, उनको राशन देने का काम सरकार ने इसीलिए किया कि वहाँ पे जीरो हंगर हो सके, जहाँ भूखमरी हो उसको हम समाप्त कर सकें। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये तीसरा SDG गोल है जिसको किया गया। क्वालिटी एजुकेशन एक चौथा टारगेट है, चौथा गोल है SDG का। क्वालिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, पर यह संक्रमण काल में है थोड़ा सा, क्योंकि हम ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जो शिफ्ट कर रहे हैं, जब कभी भी हम कोई शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा संक्रमण काल होता है। एक सिस्टम में काम करने की हम लोगों को आदत थी, और लगता था कि हाँ वो सही है, क्योंकि उसमें हम भी मानते थे कि अरे 3 महीने तो पढ़ाई लेते साल में, या एक फिक्स टाइम तो हम लोग पढ़ा लेते। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम देख रहे हैं कि हम लोग मिड टर्म एग्जाम करा रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम करा रहे हैं, पढ़ाने का टाइम इतना सीमित मिल रहा, हम इवैल्यूएशन में रहते हैं, फिर लगता है कि सही है कि नहीं। पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, संक्रमण का है, थोड़ा समय लगता है। जब इससे बाहर निकलेंगे 2-3 साल और बीतेगा तो हम लोग इसमें शायद बेहतर कर पाए, ये मंशा सरकार की है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें हम लोग सफल भी होंगे। जेंडर इक्वलिटी एक अगला टारगेट है, गोल है SDG का, और ये जेंडर इक्वलिटी का मतलब एम्पावरमेंट ऑफ ऑल विमेन्स एंड गर्ल्स। मैडम अभी मजाक कर रही थी जेंडर इक्वलिटी पे, सर ने भी जेंडर इक्वलिटी पे बोला है, विमेन एम्पावरमेंट पे बोला। विमेन एम्पावरमेंट, मैडम ने ग्रामीण क्षेत्र का उदाहरण दिया। सरकार ने ग्राम प्रधान के चुनाव और कई चुनाव में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित। आज से 10 साल पहले ये होता था कि महिला गांव की प्रधान चुनी जाती थी और उसका पति जाता था प्रधानपति के नाम से, वो जाके बैठता था। अब आप जाके देखिए, कुछ मोबाइल पे OTT पे कुछ सीरियल आ गए, कुछ सीरीज आ गई। एक सीरीज आई पंचायत, अब वो ग्राम प्रधान लेडी कहती है तुम क्यों जाओगे, साइन तो हमको करना है ना, चलो बैठे रहे, हम भी चल रहे साथ। एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण आपके लखनऊ में, हमारे यहाँ से विधायक हैं, मंत्री जी हैं,
उनके खिलाफ कुछ आरोप लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ से चुनाव में खड़ा कर दिया। पत्नी चुनाव जीत गई, वो भी मंत्री थी। फिर अगले चुनाव में विधायक जी के ऊपर से दाग हट गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम नहीं लड़ोगी, हम लड़ेंगे। दोनों के बीच में तलाक का केस चल रहा है। ये है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट पिछले कुछ सालों में आप देखें तो बहुत एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप अपने निर्णय ले पाए, आपकी अपनी चॉइस हो। तो जब उसको चॉइस दिया गया कि उन्होंने मंत्री जी को के ऊपर दाग आया, उसने अपने पति के लिए काफी, आपने देखा चैनल पे काफी रही हो, स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह की वाइफ, जो कि हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। लेकिन जब अगले ही चुनाव में उनको क्लियर चिट मिली, उनको कहा गया कि नहीं अब आप हटिए, आपके पति आएंगे, तो विरोध कर दिया। एम्पावरमेंट यहाँ पे और हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। केवल शहरी क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में एम्पावरमेंट और भी कहीं अधिक ज्यादा है। उनके पास महिला जो सशक्तिकरण की हम बात करते हैं वो बड़ी तेजी से हमारे समाज में फैल गई और हर सेक्टर में फैल गई। अवेयरनेस है, उनको अपने बारे में जानकारी, और इसलिए है क्योंकि जो एजुकेशन है, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया है और तमाम जो चैनल्स हैं, इनसे जो जानकारी मिल रही है, ये डेफिनेटली ये वुमेन एम्पावरमेंट को आ रही है। और इसीलिए जो जेंडर इक्वलिटी है वो धीरे धीरे दिखाई दे रही है। कुछ क्षेत्रों में नहीं और उन क्षेत्रों में नहीं जहां एजुकेशन बहुत ज्यादा है। आप विमेन बैकवर्डनेस को देखना तो हरियाणा में देखिए जो ग्रोथ, या दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली को हम लोग देश की कैपिटल कहते हैं। देश की कैपिटल होने के बाद भी अगर आप वहां सेक्स रेशियो देखिएगा तो सबसे पुअर, हरियाणा में सबसे पुअर, जबकि वो डेवलप्ड स्टेट्स के दर्जा रखता है। इवन आप यूपी के कुछ जिलों से हम आपको तुलना करें जो कि पिछड़े जिले हैं, आजमगढ़ है, जौनपुर है, ये पिछड़े हुए जिले हैं, पर यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो कहीं बेटर है इंडिया के सेक्स रेशियो से, जो कि बैकवर्ड जिले। तो इसका मतलब एजुकेशन का एम्पावरमेंट, ये जो हमारी मेंटालिटी, इससे कोई फर्क उन्हें असर नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हम किस समाज में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज अनदर गोल ऑफ एसडीजी। सो लोगों को स्वच्छ जल मिले। 25 साल पहले आपको आरओ वाटर के बारे में पता था? किसी घर में रिवर्स ऑमिशन आरओ वाटर के टैंक होते थे क्या? 25 साल पहले नल से पानी पी लेते थे, स्टेशन पे कहीं से हम लोग उठा लेते थे। अभी गांव में भी आरओ वाटर लगा हुआ है जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। और वो आरओ वाटर कर क्या रहा है हमारे साथ? वो कर ये रहा है कि हमारे बोन स्ट्रेंथ को कमजोर कर, लेकिन वो फैशन हो गया कि हमको आरओ वाटर चाहिए। तो क्लीन वाटर का मतलब होता है हम अपना नेचुरल जो वाटर रिसोर्स है उसको क्लीन रखें। ये नहीं कि हम पहले पानी को गंदा कर दें और फिर उसके बाद आरओ का पानी पी रहे हैं, और उसके लिए अगर हमें नहीं मिलता कहीं गलती से तो फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो हम अपने नेचुरल जो वाटर रिसोर्स है उनको हम क्लीन रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये एक और एसडीजी के गोल है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो एनर्जी थी वो फॉसिल फ्यूल्स पे होती थी, लेकिन अब सरकार ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात कर रही है, हम सीएनजी पे चल रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सरकार का ये उद्देश्य है कि हम जो हमारे एनर्जी के स्रोत हैं उनको हम इसी तरह के ग्रीन एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट करें, और ये भी एसडीजी का एक गोल भी है। इसके अलावा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारे देश का विकास हो, लेकिन जो कार्य करने का हमारा कार्य हो वो बड़ा डिसेंट हो, वहाँ हमारे कार्य के घंटे, हमारे काम की जो क्वालिटी हो वो बड़ी क्लियर हो, साफ हो। ये भी उस एसडीजी के गोल में शामिल किया गया है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर गोल ऑफ अनदर एसडीजी गोल, और सरकार इसके लिए लगातार भारत में भी प्रयास कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें कि हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार सुधरा है कई वर्षों से। ढेर सारे हाईवेज, इवन यूपी सबसे ज़्यादा हाईवे किलोमीटर्स में आप देखें तो भारत में सबसे बड़ा स्टेट बन गया है हाईवेज को लेकर के। और ये पूर्वांचल हाईवे यहाँ से लखनऊ से लेकर के वो गोरखपुर तक जा रहा है। इवन हम लोग को बनारस या बलिया जाना होता था, उससे पहले आते थे तो 12 से 12 घंटे लग जाते थे, अगर अब जा रहे हैं तो 4 से 5 घंटे में बड़े आराम से पहुँच जाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस तरह के कई डेवलपमेंट देश में हो रहे हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये भी एक गोल है इसके अंदर, कि जहाँ हम
जो समानता ले आए, विषमता में कमी लाए, इसके लिए भी टारगेट रखा गया है। इसके अलावा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ भी SDGs के गोल में शामिल किया गया है। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस SDGs। क्लाइमेट एक्शन, अगर किसी प्रकार का ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए सरकार इस पर ध्यान दे और तुरंत निर्णय ले, क्योंकि ये देश हित में शामिल होता है। कंजर्व एंड सस्टेनेबल ऑफ वाटर, यानी हम वाटर के जो स्रोत हैं, चाहे समुद्र का हो, नदी का हो, उनको हम संरक्षित करें, ये भी इसके गोल में शामिल किया गया है। लाइफ एंड लैंड, उसको हम प्रोटेक्ट करें, ये भी इसके गोल में शामिल किया गया है। पीस, जस्टिस एंड पीस और जस्टिस, ये भी हमारे SDGs के गोल में शामिल है। और लास्ट में लिखा गया है पार्टनरशिप फॉर ऑल, जितने भी हमारे ये गोल्स हैं इनके लिए हम आपस में समझौता करें वैश्विक स्तर पे। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं जिसको यूनाइटेड नेशन ने दिया, और G20 इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है G20 का कि इन्हीं गोल्स को हमें अचीव करना है, और इसके लिए G20 कार्य कर रही है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो पक्ष कल सामने आया और है कि G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत को मिली, लेकिन इसके पहले 2022 में इंडोनेशिया के पास थी, 2024 में ब्राज़ील के पास जाएगी और उसके बाद साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। ये 4 साल लगातार डेवलपिंग कंट्रीज को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन 4 सालों में इस तरह से फोरम का इस्तेमाल कम विकसित देशों के विकास के लिए कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टाइम पीरियड हम लोग को यहाँ मिलने वाला है। और दूसरा जो आपसे अपेक्षा करती है सरकार, वो आपसे अपेक्षा ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो पावर है, वो वैश्विक स्तर पर लोगों तक जाए। जैसा कि अभी बात हुई कि पैंडेमिक पीरियड में हम लोगों ने उसी 2-3-4 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप की, और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फाइजर के ऊपर एक केस हुआ है जिसकी वैक्सीन को फर्जी पाया गया, जो कि किसी काम लायक नहीं थी। पर हमारे यहाँ वो 1-2-3 कई बार वैक्सीन लग गई, वो सही रही, अच्छी रही, देश के भीतर उसका विकास हुआ। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गए। आत्मनिर्भर भारत की जो अवधारणा थी उस पर भारत खरा उतर रहा है, और बहुत से क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। वो स्ट्रेंथ दिखानी है हमारे अंदर, जो हमारी बहुत विविधताएं हैं हमारे देश में, उन विविधताओं के बाद भी जो एकता है वो दिखानी है। क्योंकि इस पूरे G20 के 1 साल के कार्यकाल में विदेशों से बहुत भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोग आने वाले हैं। उनको ये दिखना चाहिए कि ये भारत अब बदल चुका है, और किन अर्थों में बदला है, कहाँ हम स्ट्रांग हैं, कहाँ हम पॉजिटिव हैं, उन अर्थों में लोगों तक वो बात जानी चाहिए। और उसी में आपकी भूमिका आती है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स की भूमिका आती है कि आप क्या इनोवेटिव कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं। आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ पेपर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ तो नया कर रहे हैं जहाँ वो स्ट्रेंथ दिखाई दे। और बेसिक मोटिव हमारे G20 के इस ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि एक, जो हमने आपसे कहा कि आप कल्चरल एम्बेसडर हैं, तो एक कल्चरल एम्बेसडर के रूप में हम किस तरह से विदेशों को अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ हमारे यहाँ पिछले सालों में, और क्यों हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 25 साल या उससे पहले ही एक विकसित राष्ट्र हम बन सकते हैं। तो अपनी वो स्ट्रेंथ दुनिया के देशों के लोगों को एक दर्शाने का प्रयास करना है। और इसीलिए ये एक छोटी जो शुरुआत है कार्यक्रम की, और हमें जिस तरह से आपने देखा कि पिछले साल वो लगातार 75वें वर्ष पे कार्यक्रम होते रहे थे आयोजित, हर कार्यक्रम को 75 मिनट से गवर्नमेंट ने जोड़ दिया था। इस साल आप मान के चलिए कि हर कार्यक्रम G20 से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। 200 कार्यक्रम 1 साल में आयोजित किए जाने हैं, जो कि देश के 50 शहरों में और भारत के सभी राज्यों में उनको दिया गया टारगेट कि 1 साल में 200 कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्तर प्रदेश में अकेले 56 कार्यक्रम होने हैं, जिनमें 4 जिलों का सिलेक्शन किया गया, जिसमें एक लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है और गाजियाबाद। इन 4 जिलों में 56 कार्यक्रम होंगे 1 साल में। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, ये आपके साथ आज जो संवाद का अवसर था, वो इसीलिए है कि जब विदेशों से लोग हमारे पास आए तो हम उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखा पाएँ, हमारे अंदर क्या गुणात्मक सुधार हुआ है हम उसको दिखा पाएँ, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से विकास कर रही है हम उसको दिखा पाएँ, हम मेडिकल के फील्ड में कितना आगे गए हैं हम उसको दिखा पाएँ। कि पैंडेमिक से पहले हमारे यहाँ वो PPT किट तक नहीं बनते थे, आज हम उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन हम दवाओं का, मेडिसिन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो नए चेंजेस आए हैं उसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फार्मास्यूटिकल में हमारी
क्या स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी में हमारी क्या स्ट्रेंथ है, डिफेंस में हमारी क्या स्ट्रेंथ है। कई ऐसे हथियार देश बना रहा है जिनको हम पहले इम्पोर्ट करते थे। इन सबको हमें दिखाना है वैश्विक स्तर पर, और इन्हीं के प्रदर्शन के लिए, और वो तभी दिखा पाएंगे जब आप इससे जुड़े रहेंगे और आपको इनसे जुड़ना है, इन कार्यक्रमों से, और ये जानना है कि हमारी ही स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ को फिर दिखाना भी है। इन्हीं सब को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो एक एक्चुअली कुछ रिसर्च वर्क था जो कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड था, कुछ काम किया था, और वो रिसर्च था द स्टेटस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इसमें दोनों चीज़ थी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और साथ में चूंकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है तो उनके एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड है। और स्पेशली थोड़ा सा डेटा है वो आपको देने के लिए देना चाहता हूँ कि आप MSME सेक्टर, जिसको हम लोग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के रूप में जानते हैं, तो उसके संबंध में थोड़ा से काम देखे गए कि इसमें महिलाओं की क्या भागीदारी रही है। और चूंकि महिलाओं की भागीदारी उद्योगों में कितनी है, उद्योग बड़ा जटिल एरिया हो जाता है महिलाओं के लिए माना जाता है, क्योंकि कई प्रकार के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कई प्रकार की बाधाएं होती हैं। तो 2021-22 में कुल 633,88,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भारत में थे, जिनमें से 99% वो सूक्ष्म उद्यम, 0.5% स्मॉल इंडस्ट्रीज थी और 0.01% वो मीडियम इंडस्ट्री। ये 2021-22 के डेटा के जो बता रहे हैं। और इन सूक्ष्म उद्यमों में अगर हम महिलाओं के द्वारा जो संचालित उद्यमों की बात करें तो दो भागों में हमने इसको डेटा को डिवाइड किया कि ग्रामीण इलाकों में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम थे उसमें से 77.2% उद्यम ये उनका मालिकाना हक पुरुषों के पास था और 22.4% महिलाओं के पास था ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 81.5% पुरुषों के हाथ में था और केवल 18.4% ये महिलाओं के पास था। यानी ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी शहरी क्षेत्र की तुलना में कहीं ना पाई, वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पाई। और एक और महत्वपूर्ण जो डेटा हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश को लेकर कि अभी तक हम लोग उत्तर प्रदेश को एक, जैसा सर ने बताया कि कभी बीमारू राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का एक डेटा बताएं कि अगर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूनिट MSME की बात करें तो कुल 7,980 यूनिट्स में से महिलाओं द्वारा जो यूनिट्स बढ़ी गई वो 3,180 है, जो अबाउट 39.8% है और ये हाईएस्ट है पूरे इंडिया। यानी उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी वाले उद्यमों की संख्या 39.8% है और ये पूरे देश में सबसे अधिक है। लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं, जहां उद्यमिता की बात करते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं, और क्यों महिला उद्यमी जो अधिक मात्रा में नहीं आ पाती, तो उन समस्याओं में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि उनको मिलने वाली वित्तीय सुविधा, जो ऋण की सुविधा है, बड़ी सीमित है। और वो उनके पास डायरेक्ट, बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनके पास डायरेक्ट उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी जिससे वो लोन ले पाए और उद्यम को चला पाए। टेक्नोलॉजी एसेस में भी जेंडर गैप है, काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है, और वो जेंडर गैप आपको दिखेगा जैसे इस तमाम ऐसे कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देखें कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे सिर्फ लड़के ही, उसमें लड़कियाँ होती हैं, स्पेशली सिविल इंजीनियर है और भी तमाम है जहाँ सिर्फ लड़के ही होते हैं, उसमें लड़कियाँ जाती ही नहीं। तो उस एरिया में फिर वर्क करने का मौका कहाँ से मिलेगा? वहाँ भी चॉइस है कि वो जो हम वही वाली इंजीनियरिंग करेंगे जिससे हमको भारत से बाहर जाने का मौका मिल जाए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाए कि हमें उसमें डिग्री मिल जाए और हम तुरंत भारत छोड़ के बाहर चलते हैं क्योंकि उसके बाहर डिमांड है। तो फिर वो आपका जो अंशदान बाकी क्षेत्रों में होना है वो नहीं हो पाता है। तो उसमें भी है कि ये, इसी को हम लोग टेक्नोलॉजी गैप कहते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन और अवेयरनेस, इसमें भी महिलाओं की संख्या काफी है। संख्या वहाँ पे है जहाँ पे हम ट्रेडिशनल एजुकेशन है उस पर हम सबसे ज़्यादा संख्या लेके बैठे हैं। आपके कॉलेज में भी होगा, हमने पूरे स्टेट में देखा कि वो लड़कियों को पढ़ाई करनी है तो घर वालों ने भेज दिया, एडमिशन कराने में सब्जेक्ट कौन मिल रहा है उनको खुद ही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है। गार्जियन आता तो बताता ये वाला ले लीजिए। हमारे कॉलेज में तो इससे बड़ी समस्या है
वो आते हैं, पूरा गांव है, और गांव क्या है कि हम एकदम बिहार के बॉर्डर पे हैं, तो कई बार मोबाइल जाते ही कहता है कि आप एंटर कर गए बिहार में। तो वहाँ पे वो होता है कि एक तो भाषा भी उनको बड़ा गर्व होता है कि वो पूरी भाषा भोजपुरी में ही बात करते हैं। तो एडमिशन कराने गार्जियन आता है या उसका कोई रिश्तेदार आता है, फिर वो अपनी भाषा में बताएगा कि गुरुजी ई वाला सब्जेक्ट चाहिए। हमने पूछा तुम्हारी लड़की साइंस से पढ़ के आई है, तुम उसको सोशियोलॉजी पढ़ाना चाहते हो, क्या है इसका मतलब? वो मैथ्स से पढ़ के आई हो, फिजिक्स पढ़ के आई, केमिस्ट्री पढ़ के आई, तुम सोशियोलॉजी पढ़ाना चाहते हो, तुम कह रहे हो नहीं हम उसमें, और वो कहता ना ज्योग्राफी चाहिए। तो हमने पूछा क्यों चाहिए, तो बताता है प्रैक्टिकल बा गुरुजी, नंबर मिल जाता। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक काम किया, जो प्रैक्टिकल की मोनोपोली थी अभी उस सभी सब्जेक्ट मिल रहा है। तो अब हम लोग समझा लेते हैं कि यार उसमें क्या फायदा, और नंबर तो हम भी तुमको दे देंगे, पढ़ोगे। तो थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं कि हम जो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप में जो लैक आ रहा है, जो थोड़ा सा गैप आ रहा है, उसके लिए थोड़े सुधार की आवश्यकता। सरकार ने कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जहां महिलाओं को लोन लेने पर ब्याज में कमी, छूट दी जा रही है। सरकार प्रमोट कर रही है उद्यमिता में महिलाओं के लिए, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा सा टेक्निकल एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस, उनके लिए हम लोन जो फाइनेंशियल फैसिलिटी इन सभी का डेवलप करें, तो शायद एम्पावरमेंट और ज़्यादा हो सकता है। आज का चूँकि टॉपिक बड़ा सिंपल सा था कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए, ताकि सारा जो सर ने बता दिया, थोड़ी बहुत चीज़ें बची थी उन्होंने आपसे शेयर की। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।